बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। तो हमने जिस तरह से पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की थी, ठीक है, 2000 के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के सारे एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस करवा दिए, ठीक है। सो अभी हम 2001 को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2001 में सबसे पहले देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर कंपाउंड। तो इसमें से प्योर कंपाउंड आपको कौन सा दिख रहा है, जल्दी से बताए। ड्राई एयर, नॉट, इट्स नॉट सा प्योर कंपाउंड। इथेनॉल, बी को छोड़ के आप देखें सी पहले, स्टील तो हो ही नहीं सकता, टैप वाटर भी नहीं हो सकता, तो इथेनॉल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इथेनॉल जो है एक प्योर कंपाउंड है, तो आप लोग अपने पास लिख ले कि इथेनॉल इज़ अ प्योर कंपाउंड। इस मैं जो है जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगी, वैसे मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाई भी है पिछले सालों में, तो वो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ कि यार प्योर कंपाउंड जो है वो इथेनॉल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। अच्छा, उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन, 2001 के सेकेंड एमसीक्यूज़ पे आए जो आया हुआ है, इसमें देखिए द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर लिक्विड कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, एक लिक्विड कंपाउंड है, ठीक है, जो कि क्या दिया है, C2H4 और ऑक्सीजन, ये दिया हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू वर्क आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वो कह रहे हैं कि यार हमने तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया ये, ठीक है, अब कौन सी इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा आपको कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के लिए ज़रूरी है, जो कि इसको निकालने के लिए ज़रूरी है। अब आपको एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो एम्पेरिकल फार्मूला से निकल आएगा, लेकिन एक दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल सकें। तो अब देखें ऑप्शन देखें, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, नो। बी देखें, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तभी तो आप उस रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में से एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे, तभी आपके पास n की वैल्यू आएगी, और जब वो n की वैल्यू जब आएगी तो फिर आप क्या करेंगे, इस n की इस एम्पिरिकल फार्मूला ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है C2H4O, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस n की वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, ये CD तो हो ही नहीं सकते। अब फिफ्थ एमसीक्यूज पे देखें, इफ 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये कह रहे हैं कि 4 मोल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, जो कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आप ये जो स्टोइचियोमेट्री मैंने किस तरह से आपने कहा था, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख लेनी है। आपने लिखना है कि यार सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे, यही कह रहे हैं ना। अब पहले तो आप इसको बैलेंस करें, आप इसको जब बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आपको बैलेंस करना होगा। तो आप कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये 2 to the 4 ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, ठीक है, और 5 6, तो यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लगाए जिससे मल्टीप्लाई करके ये 6 हो जाए, तो आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 to the 6 और 2 to the 4 और प्लस 2 6, तो 6 6। अब देखिए ऑटोमेटिकली आपके सल्फर भी बैलेंस हो गए, सॉरी ये सिलिकॉन लिख दिया मैंने, सल्फर भी बैलेंस हो गए ना। तो अब ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन इजीली बना ली, ठीक है, आप अपने एमसीक्यू से ही बना ली। अब आपने ये देखना है कि आप ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बताती है। तो आपने जब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा कि यार ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है, तो आपने देखा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है, ये जो कोफिशिएंट है ना 2, इसका मतलब है कि 2 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, और बना के कितने मोल बनाती है, 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट आपने मोल्स के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये सब कुछ मैं अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ डिटेल। अब आपसे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता चल गया ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि भाई 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की नीड है, क्या बनाने के लिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। अब इन्होंने एमसीक्यूज में क्या कहा है, इन्होंने एमसीक्यूज में कहा है कि बेटा आप हमें ये बताएं कि 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को कितने ऑक्सीजन की नीड होगी। तो इसमें कौन सी कबाहत है, ये 2 है, डबल कर दिया इन्होंने, 2 to the 4, मतलब 2 का डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब आप 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 1 को डबल कर दे, 2 मोल। जिस तरह से आपने 2 को डबल किया 4 आया, ठीक है, इस तरह से आप 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 मोल। तो इसका मतलब 2
2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाने के लिए, ठीक है। और 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को कितने मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के? 2 मोल्स, ठीक है, क्योंकि जब जब सल्फर डाइऑक्साइड को डबल करेंगे तो 2 to the 4, इन्होंने 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का पूछे, तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन जब 2 मोल्स के लिए 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था, तो 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को कितने ऑक्सीजन की नीड होगी? 2 मोल्स। जब भी तो वो कितने मोल सल्फर डाइऑक्साइड बना पाएगा? जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके। बेटा जाहिर है ना कि 4 मोल्स ही बनेगा, 4 मोल्स ही बनेगा, 4 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। पहले 2 मोल्स बन रहा था तो अब 4 मोल्स बनेगा, क्योंकि 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड अब 2 मोल से ब्रेक कर रहा है, तो 4 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर यहाँ पे आपसे सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल पूछे जाते हैं तो आपने 4 मोल लगाना था। यहाँ पे आपसे ऑक्सीजन के मोल पूछे जा रहे हैं तो आपने क्या लगाएंगे, कौन सा एमसीक्यू टिक करेंगे? 2 मोल्स, ठीक है। तो किस तरह से मैंने आपको किस तरह से अच्छे अंदाज में बता दिया कि किस तरह से आपने करना है, और ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर में बहुत ट्रिकी अंदाज में आपको बता चुकी हूँ। वो बच्चे जिसने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे उनके लिए सब जो है एक हलवा होगा, एक हलवा लग रहा होगा। सॉरी मैं बीच में बहुत ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे जो है नेट ऑन है और ऊपर से मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, सो मैं नेट ऑफ करना भूल गई थी, सो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी। लेकिन आपको समझ तो आ गया ना। तो 2001 के हमने सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। अच्छा कुछ रहते हैं, 2 रहते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो देखिए 6 एमसीक्यूज देखें। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, व्हाट इज द मास ऑफ 24 DMQ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, ये STP है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या वो कितना है? 44, ठीक है। इन्होंने कहा है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 44 है। अब वो पूछ रहे हैं कि आप हमें मास बताएं कि कितना मास होगा। मास पूछ रहे हैं कि कितना मास होगा, कितने के लिए? 24 DM³ के लिए, मतलब वॉल्यूम उन्होंने 24 दे दिया, ठीक है, कि भाई 24 DM³ के लिए आप हमें मास बताएं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहे हैं ना। तो अब आप खुद सोचें, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि बहुत बच्चों वाला है। अगर आपने मेरे लेक्चर लिए तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है ना मास पूछा है 24 DM³। अब आपने वॉल्यूम आपको 24 DM³ दिया है, तो अब आपको पता है कि यार मेमदीना ने बताया था कि 1 मोल बराबर होता है मोलर वॉल्यूम के। वो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 24 DM³, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 24 DM³ के लिए पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिर मास क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप निकालें क्या होगा? 16 टू द ये 32 हो जाएगा, और ये 32 प्लस 12 करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मास के बराबर है? 44 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। ये मैं आपको समझा रही थी तो शायद इस वजह से आपको थोड़ा लेंदी लगाओ। ये लेंदी नहीं है, मैं दोबारा से अच्छा मैं एमसीक्यू पहले तो लेंदी में मतलब आपको आराम से समझाती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी बार क्या करती हूँ थोड़ा सा फास्टली, ताकि आपको समझ आ सके कि भाई कितने सेकंड का काम है, चंद सेकंड का काम है। मैंने क्या किया, मैंने एमसीक्यू देखा, यार रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 44 दिया हुआ है, मुझसे पूछ रहे मास पूछ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और किसका मास पूछ रहे हैं? व्हाट इज द मास ऑफ 24 DM³ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 24 DM³ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 24 DM³ क्या है? 24 DM³ तो मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल बराबर होता है किसके? मोलर वॉल्यूम के, ठीक है। तो 1 मोल बराबर है कितने? मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 24 DM³। तो इसका मतलब कि ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछे, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा? जल्दी से बताएं। 44 ही होगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं है। अब 7 MCQs देखें। व्हेन 0.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद एक्सेस HCl, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस इज लिबरेटेड एट रूम टेम्परेचर। अब आपने क्या किया? कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है बिल्कुल। आपने सबसे पहले इक्वेशन बनाई, मैग्नीशियम HCl और क्या बनाएगा? खुद सोचिए, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब ये मैंने हाइड्रोजन 2 क्यों रखा? क्योंकि हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन और 1 मैग्नीशियम, बिल्कुल बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आपने देखना है कि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको मास दिया है और आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि 0.25 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो आप वॉल्यूम ऑफ
गैस बता दे जो कि लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पे गैस कौन सी है, यही है ना हाइड्रोजन जो कि लिबरेट हो रही है। तो ये इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे, और आपको क्वेश्चन में इसका क्या दिया है, ग्राम में दिया है, 0.24 ग्राम आपको मैग्नीशियम दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपने देखना है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का रेशो क्या है। मैग्नीशियम भी यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। तो इसका मतलब जितने मैग्नीशियम का वॉल्यूम होगा उतने आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा, क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम है, 1 मोल हाइड्रोजन है। तो मीन मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम भी सेम आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप मैग्नीशियम का मोल्स निकालेंगे, ठीक है। जब मैग्नीशियम के मोल्स निकालेंगे, जो वॉल्यूम मैग्नीशियम का होगा वही वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा। अब मैग्नीशियम के मोल्स आप किस तरह से निकालेंगे, आपको ग्राम में वैल्यू दी है 0.24 ग्राम, ठीक है। आपने 0.24 ग्राम इसके मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक मास क्या है मैग्नीशियम का, 24, ठीक है। तो 0.24 है, 0.24 ग्राम को 24 से आप किस तरह से डिवाइड करेंगे, आप क्या करेंगे, ये जो 0.24 ग्राम है ना, इसको आप क्या करें, देखिए इसको जो ना सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको पता है भाई मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम का अगर हम 1 मोल मास में देखें ना तो वो 24 ग्राम है, और यहाँ पे 0.24 ग्राम दिया है। तो 24 ग्राम बराबर होता है 1 मोल की, तो 0.24 ग्राम किसके बराबर होगा, तो 0.24 ग्राम बराबर 0.01 मोल के। इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से यहाँ करवाऊँ कि भाई 0.24 ग्राम 0.01 मोल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो इस वजह से हमने 0.1 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब 0.01 मोल आ गए किसके, मैग्नीशियम के। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे फिर भी आपके पास यही वैल्यू आएगी, 0.01 मोल आ गए, ठीक है। तो अब इस मोल्स के लिए आप वो निकाले कि ये जो मोल्स आए इसके लिए आपका वॉल्यूम कितना होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अगर मैं इसको रेस करूँ सारी चीज़ों को, तो आपके पास मोल्स कितने आए, जो मोल्स आए मैग्नीशियम के वो आपके पास आए 0.01 मोल्स, ठीक है। अब आपने इसके लिए वॉल्यूम निकालना है, और मैंने बताया था कि इक्वेशन से आपको समझ आ रहा है कि जितने मैग्नीशियम का वॉल्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों की रेशो बराबर होगी, ठीक है। अब आपने मैग्नीशियम का क्योंकि मास दिया था तो आपने उसके मोल निकाले, क्योंकि 0.01 मोल आए। अब आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किस तरह से निकलता है, मैं अगर वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे लिखूँ तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, जब आप मोल्स निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और नीचे क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आपको मोल्स पता है, मोल्स कितने, मोल्स है 0.01, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो इज इक्वल टू के उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 24 dm³। तो जब ये 24 इस 0.01 से मल्टीप्लाई करेगा तो आप मुझे बताएं कि वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताएं। तो बेटा इसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आप इसको ये क्या है, 2 पॉइंट के बाद 2 अदद है ना, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये 1 एक्सपोनेंट -2 है, इसका मतलब यही है ना। तो 24 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल ये 1 एक्सपोनेंट -2 आपने ले ली ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 होगा तो 24 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट -2, तो -2 का क्या मतलब है कि -2 मतलब ये है कि ये 2 अदद पीछे जाएगा पॉइंट, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 0.24। क्यों, क्योंकि -2 था ना, तो 1 2, तो ये 2 अदद पीछे गए, तो 0.24 जो है क्या आ गया आपका dm³ में आंसर आ गया। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, या वॉल्यूम ऑफ गैस जो लिबरेटेड हो रही है इस रिएक्शन की तरह, उसका वॉल्यूम कितना है, 0.24 dm³। अब आप बोलेंगे मैम ये तो मैग्नीशियम का था, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अंदाजा लगाया कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की रेशो सेम है, तो जो मैग्नीशियम का वॉल्यूम होगा वही आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता रही है कि रेशो सेम है, ठीक है। मतलब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से जो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितने वॉल्यूम मैग्नीशियम होगा उतने वॉल्यूम आपका वो क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगा, तो 0.24 dm³ आ गया। लेकिन आपको आंसर cm³ में दिया है, तो इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 dm³ बराबर होता है, ये लिख ले 1000 cm³ के, ठीक है, 1000 cm³ के। अब आप dm³ से cm³ में जाना चाह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम dm³ से cm³ में जाते हैं, मतलब बड़ी वैल्यू से आप छोटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और जब छोटी से बड़ी में जाते हैं तो डिवाइड होता है। तो अब आपको खुद मैंने बता दिया कि 1 dm³ जो है 1000 cm³ के बराबर है ना,
तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर आया है 0.24 DMQ। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तीन जीरो होते हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब 240 cm³ आपका आंसर आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब ये मैंने काफ़ी आपको डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई किस तरह से करना है, वरना ये 2 सेकंड में भी मैं इधर उधर करवा सकती थी। अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट कि अब मैं अगर एग्जाम में होंगी तो मैं किस तरह से जल्दी जल्दी करूँगी। तो मैं आपको समझा रही थी तो टाइम लगा। मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि यार 0.24 ग्राम मैग्नीशियम दिया है, ये कह रहे हैं और करेक्ट, और वो वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन बनाऊँगी। मैंने इक्वेशन बना ली, ठीक है, 2HL और ये मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा इसको ना, देखिए ये इक्वेशन मैंने बना ली, ठीक है। अब इसमें मैं देख रही हूँ कि यार जो मैग्नीशियम की रेशियो है वही हाइड्रोजन की भी रेशियो है, 1:1 है, मतलब 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट हो इसका और इन्होंने हमें दिया भी ग्राम में मैग्नीशियम है। तो इसका मतलब अगर मैग्नीशियम की वॉल्यूम निकाल लूँगी तो मैं हाइड्रोजन की वॉल्यूम भी वही होंगे, ठीक है। तो फिर मैग्नीशियम का मैंने मोल्स निकाले। जब मैग्नीशियम के मैं मोल्स निकालने बैठी तो मैंने देखा यार मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम किसके बराबर होता है, 24 के। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम एटम जो है 24 ग्राम 1 मोल के बराबर है, और इन्होंने 0.24 ग्राम दिया है। जो ये 1 मोल के बराबर है तो 0.24 ग्राम किसके बराबर होगा, 0.01 मोल के, ठीक है। मैंने 0.01 मोल फ़ौरन निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, मोल्स तो निकल गए, अब मैं वॉल्यूम कैसे निकालूं, तो मोल्स निकल गए। तो मोल्स का जो दूसरा फार्मूला होता है कि मोल्स वॉल्यूम जो गिवन है और मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो वॉल्यूम तो हमें निकालना है, ठीक है, और मोलर वॉल्यूम पता है, मोल्स भी पता है मैग्नीशियम के। तो मैंने यहाँ पे 0.01 रखा और ये मोलर वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आया, ठीक है। 24 को जब मैंने 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 0.24 DMQ आया। लेकिन इन्होंने क्योंकि CM³ में मांगा था तो मैंने क्या कर दिया, DMQ को 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 DMQ बराबर होता है कितने, 1000 CM³ के। तो मेरे पास 240 CM³ आंसर आ गया, जो कि बी है। देखिए किस तरह से मैंने जल्दी किया, तो इस तरह से आपने करना है। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ कि पेंसिल कॉपी रख ले, जिस तरह से मैं करवा रही हूँ साथ साथ करते जाएँ। अच्छा, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2002 के देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं करवा देती हूँ 2002 भी, इतना कोई। अच्छा देखिए 2002 में देखिए क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट इन द फार्मूला। ये आपको एक फार्मूला दे दिया। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम बताए दे नाइट्रोजन के। देखिए ये तो आप लोग चाहेंगे कि हमारे FGQ इसी तरह से आए। देखिए इसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 है, तो आपने 2 पे टिक कर देना है, तो बिल्कुल बच्चों वाला है। द फार्मूला विच इंडिकेट द रिलेटिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। देखें अभी कह रहे हैं कि वो ये आपको फार्मूले के नाम दिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब इन्होंने आपको स्टेटमेंट दी कि वो फार्मूला जो कि इंडिकेट करता है द रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट। देखें ये बात आपने इस तरह से हाईलाइट कर ली कि भाई ये कह रहे हैं कि रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है तो वो जाना माना फार्मूला हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। रिलेटिव नंबर के लिए सिंपलेस्ट होल रेशियो के लिए, ठीक है, तो वो एम्पेरिकल फार्मूला। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। जो मैंने 2002 के भी साथ साथ करवा दिया, इंशाल्लाह 2003 के जो है, चलो 2003 का भी करवा देती हूँ क्योंकि इतना नहीं है, ठीक है। अच्छा 2003 देखें, इसमें क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 1000 इन लॉग। अच्छा ये आपके सिलेबस में नहीं है, MDCAT सिलेबस में, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपने 0 देखने हैं, 3 है तो ये अपनी 3 लगा देना है। अच्छा केमिस्ट्री द स्टडी, केमिस्ट्री किसकी स्टडी है, केमिकल्स की, एसिड की, बेस की, वाटर की, या किसी की चीज़ की भी नहीं, ना दी अबव, तो किसकी है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा बी देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, जब आयरन की रस्टिंग होती है तो क्या होता है, उसमें केमिकल चेंज आ जाता है, ठीक है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये भी मैंने साथ साथ करवा दिया। अच्छा अब बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से मैं 5 पेपर के MCQs करवाऊँ डिफरेंट प्रोविंस के, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी लाइक शेयर करें। अगर इस वीडियोस पे कम लाइक कम व्यूज़ आएंगे तो मैं इसको प्रोसीड नहीं करूँगी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे दुआ खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।